व्योमकेश बख्शी की रहस्यमय कहानियाँ के अंतर्गत आज सुनिए सत्य अन्वेषी, जिसके रचयिता हैं सरदेंदु बंदोपाध्याय। व्योमकेश से मेरी पहली मुलाकात सन 1925 की वसंत ऋतु में हुई थी और मैं यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला था। मुझे नौकरी वगैरह की तो कोई चिंता नहीं थी। अपना खर्च आसानी से चलाने के लिए मेरे पिता ने बैंक में एक बड़ी रकम जमा कर दी थी, जिसका ब्याज मेरे कलकत्ता में रहने के लिए पर्याप्त था। इसमें बोर्डिंग हाउस में रहना, खाना पीना आसानी से हो जाता था। इसलिए मैंने शादी वगैरह के बंधन में न बंधकर साहित्य और कला के क्षेत्र में अपने को समर्पित करने का निर्णय लिया। युवावस्था की ललक थी कि मैं साहित्य और कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिखाऊं जो बंगाल के साहित्य में काया पलट कर सके। युवावस्था के इस दौर में बंगाल के युवाओं में ऐसी अभिलाषा का होना कोई आश्चर्य तो नहीं माना जाता, पर अक्सर होता यह है कि इस दिवा स्वप्न को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। खैर, जो भी हो, मैं व्योमकेश से अपनी पहली भेंट की कहानी को ही आगे बढ़ाता हूँ। कलकत्ता को भरपूर जानने वाले भी शायद यह नहीं जानते होंगे कि कलकत्ता के केंद्र स्थल में एक ऐसा भी इलाका है जिसके एक और अबंगालियों की अभावग्रस्त बस्ती है, दूसरी ओर एक और गंदी बस्ती और तीसरी ओर पीत वर्ग के चीनियों की कोठरियां हैं। इस त्रिकोण के बीचों बीच त्रिभुजाकार जमीन का टुकड़ा है जो दिन में तो और स्थानों की तरह सामान्य दिखाई देता है, किंतु शाम होने के बाद उसकी पूरी काया पलट हो जाती है। 8 बजते सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शटर गिर जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं और रात का सन्नाटा पसर जाता है। कुछ एक पान सिगरेट की दुकानों को छोड़कर सभी कुछ अंधकार में विलीन हो जाता है। सड़कों पर केवल छाया और परछाइयां यदा कदा दिखाई दे जाती हैं। यदि कोई आगंतुक इस ओर आ भी जाता है तो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द इस इलाके को पार कर ले, और मैं ऐसे इलाके के पड़ोस में स्थित बोर्डिंग हाउस में कैसे आया यह बताने का कोई फायदा नहीं। इतना कहना काफी है कि दिन के उजाले में मुझे ऐसा किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। दूसरे, मुझे मेस के ग्राउंड फ्लोर में एक बड़ा हवादार कमरा उचित किराए पर मिल रहा था, इसलिए मैंने तुरंत ले लिया। यह तो मुझे बाद में पता लगा कि उन सड़कों पर हर महीने 2-3 कटी-फटी लाशों का मिलना आम बात है, और यह कि सप्ताह में कम से कम एक बार पास पड़ोस में पुलिस का छापा पड़ना कोई विस्मय की बात नहीं। लेकिन तब तक रहते हुए मुझे अपने कमरे से एक प्रकार का लगाव हो गया था और अब बोरिया बिस्तर लेकर कहीं और जाने की मेरी इच्छा नहीं थी। दिन छिपे अक्सर मैं कमरे में ही रहकर अपनी साहित्यिक गतिविधियों में तल्लीन रहता, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भय का कोई कारण दिखाई नहीं देता था। मेस के प्रथम तल में कुल मिलाकर 5 कमरे थे। प्रत्येक में केवल एक व्यक्ति था। ये 5 महानुभाव मध्यम वर्ग के थे, जिनके परिवार कलकत्ता से बाहर गांव या अन्य नगरों में थे। वे कलकत्ता में नौकरी करते थे। हर शनिवार की शाम को वे अपने घरों के लिए प्रस्थान कर जाया करते थे और सोमवार को अपने दफ्तर जाने के लिए हाजिर हो जाते। ये लोग एक लंबे अरसे से इस मेस में ही रहते आए हैं। हाल ही में उनमें से एक सज्जन नौकरी से रिटायर होकर घर चले गए तो वह खाली कमरा मुझे मिल गया। दफ्तर से आने के बाद ये सभी सज्जन एक जगह एकत्र होकर जब ब्रिज या पोकर खेलते तो उनकी ऊंची आवाजों से मेस गूंजने लगता। अश्विनी बाबू ब्रिज में माहिर थे और उनके जोड़ीदार घनश्याम बाबू जब जब बाजी हार जाते तब तब हंगामा खड़ा कर देते, और ठीक 9 बजे महाराज खाने का ऐलान करता तो सब खेल की बाजी भूलकर शांति से खाने की मेज पर बैठ जाते और खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों के लिए प्रस्थान कर जाते। मेस का यह क्रम बिना किसी परिवर्तन के बड़े आराम से चलता रहता था और मैं भी इस जीवन क्रम का एक भाग बन गया था। मकान मालिक अनुकूल बाबू का कमरा भी ग्राउंड फ्लोर पर था। वे पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर थे, व्यवहार में सीधे साधे और मिलनसार सज्जन। संभवतः वे भी कुंवारे थे, क्योंकि उस घर में कोई परिवार था ही नहीं। वे किराएदारों की जरूरतों की देखभाल करते और दोनों समय खाने और नाश्ते का प्रबंध करते थे। ये सब वे बड़ी मुस्तैदी से पूरा करते थे। किसी तरह की कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं थी। महीने की पहली तारीख को 25 रुपये के भुगतान के बाद
महीने भर किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत ही नहीं रह जाती थी। डॉक्टर गरीब रोगियों में अपनी दवा के लिए काफ़ी मशहूर थे। रोजाना सुबह और शाम उनके कमरे के बाहर मरीजों की कतार लग जाती थी। वे अपनी दवा के लिए बहुत ही मामूली फीस लेते थे। रोगी को देखने के लिए वे बहुत कम ही जाते थे और जाते भी तो उसकी फीस नहीं लेते थे। जल्दी ही मैं भी उनका प्रशंसक बन गया। रोजाना लगभग 10 बजे मेस के सभी सज्जन अपने दफ्तर चले जाते और पूरे मेस में हम 2 ही रह जाते। अक्सर हम लोग दोपहर का खाना एक साथ ही खाते और सारी दोपहर समाचार पत्रों की हेडलाइंस पर चर्चा करने में बीत जाती। यद्यपि डॉक्टर सादे व्यवहार वाले व्यक्ति थे, किंतु उनमें एक विशेषता थी। उनकी आयु 40 से ज़्यादा नहीं थी और नाम के आगे कोई डिग्री वगैरह भी नहीं थी, किंतु उनका ज्ञान अपार था। किसी भी विषय में उनकी जानकारी, अपरिमित ज्ञान को देखकर मुझे कभी कभी आश्चर्य होता था और मैं चकित होकर उनकी बातों को सुनता रहता। मैं जब उनकी प्रशंसा में कुछ कहता तो शर्माकर इतना ही कहते, अरे भाई, दिन भर करने को कुछ है तो नहीं, इसलिए घर पर ही रहकर पढ़ता रहता हूँ। मुझे सारा ज्ञान इन पुस्तकों से ही मिला है। मुझे रहते हुए कुछ महीने ही हुए थे। एक दिन सुबह करीब 10 बजे मैं अनुकूल बाबू के कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अश्विनी बाबू मुंह में पान दबाकर अपने काम पर निकल गए थे। उसके बाद घनश्याम बाबू गए और जाने से पहले उन्होंने डॉक्टर से दांतों के दर्द के लिए दवा ली और चले गए। शेष 2 सज्जन भी समय होते होते प्रस्थान कर गए। मेस दिन भर के लिए खाली हो गया। कुछ रोगी अब भी डॉक्टर के इंतजार में खड़े थे, जिन्हें दवा देकर डॉक्टर ने अपना चश्मा माथे पर चढ़ाया और बोले, आज अखबार में कोई खास समाचार है क्या? हमारे पड़ोस में कल रात फिर पुलिस ने छापा मारा है। अरे यह तो रोजाना का किस्सा है, अनुकूल मुस्कुराकर बोले। बिल्कुल पड़ोस में, मकान नंबर 36, किसी शेख अब्दुल गफूर के घर में। अच्छा, मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को। वह अक्सर इलाज के लिए मेरे पास आता है। क्या खबर है, किस चीज़ के लिए छापा मारा गया? कोकेन। लीजिए, यह पढ़ लीजिए। मैंने अखबार दैनिक कालकेतु उन्हें पकड़ा दिया। अनुकूल बाबू ने माथे पर अटके चश्मे को नीचे करके पढ़ना शुरू किया। गत रात पुलिस ने स्ट्रीट स्थित मकान नंबर 36 शेख अब्दुल गफूर के घर छापा मारा। हालांकि छापे में कोई गैर कानूनी चीज नहीं पाई गई, तथापि पुलिस को यकीन है कि इस इलाके में कोई गुप्त स्थान है जहां कोकेन का गैर कानूनी धंधा चलता है और इसकी सप्लाई पास पड़ोस तथा अन्य स्थानों में की जाती है। काफी समय से यह अनैतिक गैंग बड़ी चालाकी से इस गैर कानूनी धंधे को चला रहा है। यह शर्म और खेद की बात है कि अब तक इस गुप्त अड्डे का पर्दाफाश नहीं हो पाया और अड्डे का नेता रहस्य में छुपा बैठा है। अनुकूल बाबू कुछ सोचने के बाद बोले, हाँ, यह तो सही है। मुझे भी लगता है इस इलाके में गैर कानूनी नशीली चीज़ों का कोई बड़ा गुप्त वितरण केंद्र है। मुझे कभी कभी इसके चिन्ह भी दिखाई दे जाते हैं। जानते हैं कैसे? इतने मरीज जो मेरे पास आते हैं, उनमें से नशेड़ी चाहे जो भी करे, वह डॉक्टर से कोकेन का नशा नहीं छुपा सकता। लेकिन यह अब्दुल गफूर मुझे नहीं लगता कि कोकेन का नशा करता है। मैं जानता भी हूँ कि नशा करता है, पर अफीम का। यह उसने खुद मुझे बताया है। अनुकूल बाबू, पड़ोस में इतनी हत्याएं होती हैं कि आप सोच सकते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने पूछा। इसका बहुत ही आसान स्पष्टीकरण है। जो लोग गैर कानूनी नशीली चीज़ों का व्यापार करते हैं, उन्हें हमेशा भय रहता है कि वे पकड़े ना जाए। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि उनके रहस्य को जान लेता है तो उनके पास उसे ख़त्म करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं रहता। इसे ऐसे समझने की कोशिश करें। मान लो कि मैं कोकेन का अवैध धंधा करता हूँ और तुम यह जान लेते हो, तो मेरे लिए तुम्हारा जिंदा रहना क्या मुझे सुरक्षा दे पाएगा? अगर तुमने पुलिस के सामने अपना मुंह खोला तो न सिर्फ मुझे जेल जाना होगा, बल्कि मेरा इतना बड़ा व्यापार भी डूब जाएगा। करोड़ों रुपए का माल जब्त हो जाएगा। तो क्या मैं यह सब होने दूंगा? और वे हंसने लगे। मैंने कहा, लगता है आपने अपराध मनोविज्ञान पर गहन अध्ययन किया है। हाँ, यह मेरी दिलचस्पी का एक विषय है। उन्होंने अंगड़ाई ली और उठ खड़े हुए। मैं भी उठने का सोच ही रहा था कि कमरे में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसकी अवस्था लगभग 23-24 वर्ष की होगी। देखने सुनने में वह पढ़ा लिखा नौजवान दिखाई देता था। उसका रंग साफ था, अच्छी कद काठी और देखने में आकर्षक तथा बुद्धिमान लग रहा था। लेकिन उसे के कपड़े देखकर लगता था कि वह बुरे समय से गुजर रहा है। उसके कपड़े
अस्त व्यस्त और बाल उलझे थे, जैसे उनमें कई दिनों से कंघी नहीं की गई हो। उसके जूते भी गर्द से लिपटे हुए थे। उसके मुंह पर आतुरता झलक रही थी। उसने मुझे देखा, फिर अनुकुल बाबू की ओर देखकर बोला, मुझे पता है कि यह बोर्डिंग हाउस है, यहाँ क्या कोई रूम खाली है? हम दोनों ने उसकी ओर कुछ आश्चर्य से देखा। अनुकुल बाबू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, आप काम क्या करते हैं श्रीमान? वह नौजवान थका होने के कारण मरीजों के बेंच पर बैठ गया और बोला, फिलहाल तो मैं अपने आप को जीवित रखने के जुगाड़ में लगा हुआ हूँ। नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और सिर छुपाने की जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इस अभागे शहर में एक अच्छा बोर्डिंग हाउस ढूंढना भी असंभव है। सब जगह हाउसफुल है। सहानुभूतिपूर्वक अनुकुल बाबू ने कहा, सीजन के बीच में कोई जगह मिल पाना तो मुश्किल होता है। वैसे आपका नाम क्या है श्रीमान? अतुल चंद्र मित्र। जब मैं कलकत्ता आया हूँ, मैं नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। जो छोटी सी रकम मैं अपने गांव में सब कुछ बेचकर लाया था, वह भी अब समाप्त होने को है। मेरे पास 25-30 रुपए ही बचे हैं, जो यदि मुझे दोनों वक्त खाना पड़े तो ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं एक अच्छे मेस को ढूंढ रहा हूँ। ज़्यादा दिन के लिए नहीं, बस यही कोई महीना 20 दिन के लिए। यदि दोनों वक्त खाना मिल जाए और रहने के लिए जगह, तो मैं अपने आप को संभाल लूंगा। अनुकुल बाबू ने कहा, मुझे अत्यंत दुख है अतुल बाबू, मेरे सभी कमरे लगे हुए हैं। अतुल ने एक निश्वास छोड़ते हुए कहा, तो ठीक है, क्या किया जा सकता है? मुझे जाना होगा। कोशिश करता हूँ, यदि पड़ोस की उड़िया बस्ती में ही कुछ मिल जाए। मेरी एक ही चिंता है, रात में मेरे पैसे कहीं चोरी ना हो जाए। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? डॉक्टर पानी लाने अंदर चले गए। मुझे उस निस्सहाय नौजवान पर दया आ रही थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैंने कहा, मेरा कमरा काफ़ी बड़ा है, उसमें आसानी से 2 व्यक्ति रह सकते हैं, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो। अतुल उछल पड़ा और बोला, आपत्ति? आपत्ति कैसी? यह क्या कह रहे हैं श्रीमान? यह मेरे लिए तो सौभाग्य की बात होगी। उसने तुरंत पॉकेट से नोटों का बंडल निकाले और बोला, मुझे कितना देना होगा आप बताएं। आपकी बड़ी दया होगी यदि आप मेरा किराया पहले ही जमा कर लें। देखिए मैं कोई उसकी आतुरता देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, सब ठीक है, आप किराया बाद में दे सकते हैं, कोई जल्दी नहीं। अनुकुल बाबू पानी लेकर आ गए तो मैंने उनसे कहा, यह नौजवान परेशानी में है, यहाँ फिलहाल यह मेरे साथ रह सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आभार से अनुग्रहित होकर अतुल ने कहा, इतनी बड़ी दया दिखाई है, लेकिन मैं आपको अधिक समय के लिए कष्ट नहीं दूंगा। इसी बीच यदि मैं कहीं और व्यवस्था कर पाया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। उसने पानी का गिलास खत्म करके मेज पर रख दिया। अनुकुल बाबू ने विस्मित होकर मुझे देखा और बोले, आपके कमरे में? अच्छा, यह भी ठीक है, यदि आपको कोई आपत्ति नहीं तो मुझे क्या कहना है। आपके लिए भी ठीक ही रहेगा, रूम का भाड़ा आधा आधा बढ़ जाएगा। मैंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं, यह कारण नहीं है, बात दरअसल यह है कि नौजवान लगता है और परेशानी में है। डॉक्टर हंसा और बोला, हाँ ऐसा लगता है, तब ठीक है अतुल बाबू, जाइए अपना सामान ले आइए, आपका यहाँ स्वागत है। जी हाँ अवश्य, मेरे पास अधिक सामान नहीं है, बस एक बेडिंग और एक कैनवास बैग है। मैं दोनों को होटल में दरबान के पास छोड़कर आया हूँ, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। मैंने कहा, ठीक है जाइए और लौट कर लंच हमारे साथ ही लीजिए। यह तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। अतुल ने अपनी दृष्टि से मुझे आभार प्रकट करते हुए कहा और चला गया। उसके प्रस्थान के बाद कुछ मिनट तक हम चुपचाप रहे। अनुकुल बाबू गिलास धोने में जैसे खो गए, तो मैंने पूछ लिया, क्या सोच रहे हैं अनुकुल बाबू? उन्होंने सजग होकर कहा, नहीं कुछ नहीं, किसी की परेशानी में उसकी मदद करना अच्छा काम है, आपने जो किया ठीक किया। लेकिन जैसा कि आप भी वह कहावत जानते होंगे कि जाने सुने बिना किसी को अपने यहाँ रख लेना। खैर जो भी हो, मैं समझता हूँ हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। वे उठे और कमरे से बाहर चले गए। अतुल मित्र ने मेरे कमरे में रहना शुरू कर दिया। अनुकुल बाबू ने उसके लिए एक चारपाई मेरे कमरे में लगवा दी। अतुल दिन में कुछ ही समय के लिए दिखाई देता, अधिकतर वह बाहर ही रहता। वह सुबह ही नौकरी की तलाश में निकल जाता और देर रात 11 बजे के आसपास लौटता। लंच के बाद भी वह बाहर चला जाता, लेकिन जितना अल्प समय भी वह मेस में बिताता, वह उसके लिए सभी दोस्तों से दोस्ती करने के लिए पर्याप्त था। शाम को कॉमन रूम में रोजाना उसका बेसब्री से इंतजार होता, लेकिन चूंकि उसको ताश खेलना नहीं आता था, वह थोड़ी देर बाद चुपचाप नीचे डॉक्टर से गप्पे मारने चला जाता। उससे मेरी दोस्ती जल्दी ही हो गई, क्योंकि हम दोनों हम उम्र थे, इसलिए जल्दी ही हमारे बीच में औपचारिकताएं खत्म हो गई। अतुल के आने के बाद एक सप्ताह सब कुछ शांति से बीता, लेकिन उसके बाद मेस में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी।
एक दिन शाम को मैं और अतुल अनुकुल बाबू से बातचीत कर रहे थे। मरीजों की भीड़ घटकर कम रह गई थी। इक्का दुक्का रोगी अब भी आ रहे थे। अनुकुल बाबू उनको दवा दे रहे थे। साथ साथ कैश बॉक्स संभालते हुए हम लोगों से बातें भी कर रहे थे। इलाके में कुछ गर्मा गर्मी थी और अफवाहों का बाजार गर्म था, क्योंकि पिछली रात हमारे मेज के सामने के मैदान में हत्या हो गई थी और लाश सुबह मिली थी। अफवाहें इसलिए भी गर्म थी क्योंकि लाश की पहचान में वह व्यक्ति गरीब तबके का अबंगारी प्रतीत होता था, किंतु उसकी धोती के फेटे से 100 के नोटों की गड्डी बरामद हुई थी। डॉक्टर का कहना था, अरे यह सब कोकेन की तस्करी से ताल्लुक रखता है, क्योंकि यदि हत्या पैसों के लिए की गई होती तो मरने वाले के फेटे से 1000 के नोटों का बंडल कैसे बरामद होता। मेरा मानना है कि वह व्यक्ति कोकेन खरीदने आया था और इसी दौरान उसे स्मगलर के अड्डे के कुछ रहस्य पता लग गए। हो सकता है उसने पुलिस में जाने की या फिर ब्लैकमेल करने की धमकी दी हो। और उसके बाद अतुल ने कहा, अरे मैं ये सब नहीं जानता सर, मैं तो डर गया हूँ। आप लोग कैसे ऐसे इलाके में रहते हैं? मुझे यदि पहले पता होता तो। डॉक्टर ने हंसकर कहा, तब क्या करते? ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोस की उड़िया बस्ती में जाते हैं ना। लेकिन देखिए, हमें कोई डर नहीं लगता। मैं इस इलाके में पिछले लगभग 10 वर्षों से रह रहा हूँ। मैंने कभी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है। मुझे तो आज तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। अतुल ने आहिस्ता से कहा, अनुकुल बाबू, मुझे यकीन है आपको भी कुछ रहस्य की जानकारी होगी, है ना? एकाएक हमें एक आवाज सुनाई दी। हमने पीछे घूमकर देखा कि अश्विनी बाबू दरवाजों से झांककर हमारी बातें सुन रहे हैं। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने पूछा, क्या बात है अश्विनी बाबू, आप यहाँ नीचे इस समय क्या कर रहे हैं? अश्विनी घबरा गए और बड़बड़ाए, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो मुझे बीड़ी चाहिए थी। और बड़बड़ाते हुए ऊपर सीढ़ी चढ़ गए। हमने सब ने बारी बारी से एक दूसरे को देखा। हम सभी में बुजुर्ग अश्विनी बाबू के लिए काफी सम्मान था, किंतु वे नीचे आकर चुपचाप हमारी बातें सुन रहे थे। हम लोग जब रात को खाने बैठे तो पता चला कि अश्विनी बाबू पहले ही खा चुके हैं। खाने के बाद मैंने रोज की तरह अपना चुरुट सुलगाया और अपने कमरे में जाने के लिए उठ गया। कमरे में मैंने देखा अतुल जमीन पर केवल तकिया लगाए लेटा है। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी कि फर्श पर सोया जाए। कमरे में अंधकार था और अतुल भी चुपचाप लेटा था। मुझे लगा थककर सो गया। लाइट जलाने से अतुल जाग जाएगा, इसलिए पढ़ना या लिखना हो नहीं सकता था। उसकी कमी को मैं कमरे में चलकर ही पूरी करना चाहता था। इतने में मुझे अश्विनी बाबू का ख्याल आया। मुझे लगा मुझे जाकर देखना चाहिए, हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो। उनका कमरा मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। कमरा खुला हुआ था और मेरी आवाज देने पर कोई उत्तर नहीं मिला, तो उत्सुकतावश मैं कमरे में घुसा। लाइट का स्विच दरवाजे के पीछे था। मैंने लाइट जलाकर देखा, कमरा खाली है। मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो वास्तव में वे इतनी रात में गए तो गए कहाँ? एकाएक याद आया, हो सकता है वे नीचे डॉक्टर से दवा लेने गए हों। यह सोचकर मैं तेजी से नीचे गया। डॉक्टर का दरवाजा अंदर से बंद था। वे शायद सो गए थे। मैं दरवाजे के बाहर कुछ मिनट असमंजस में खड़ा रहा। मैं वापस जा ही रहा था कि मुझे कमरे के भीतर कुछ आवाजें सुनाई दी। अश्विनी बाबू ऊंची आवाज में कुछ कह रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि मैं उनकी बातें सुनूं, फिर अपने पर नियंत्रण करके सोचा, अश्विनी बाबू शायद अपनी बीमारी डॉक्टर को बता रहे हैं। मुझे नहीं सुनना चाहिए। मैं चुपचाप सीढ़ी चढ़कर अपने कमरे में आ गया। देखा अतुल ज्यों की त्यों वैसे ही फर्श पर लेटा है। मेरे अंदर आते ही उसने गर्दन उठाकर मुझसे पूछा, अश्विनी बाबू अपने कमरे में नहीं है ना? मैं उसकी बातों से चौंक गया। नहीं, पर क्या तुम सोए नहीं? हाँ, अश्विनी बाबू नीचे डॉक्टर के पास है। तुम्हें कैसे मालूम? इसके लिए बस एक काम करने की जरूरत है। फर्श पर लेट जाओ और अपने कानों को तकिए से लगा दो। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं, ठीक हूं, जरा तुम कोशिश करो। उत्सुकतावश मैंने भी फर्श पर लेटकर तकिए पर कान लगाए। कुछ क्षण बाद मुझे दोनों की आवाजें साफ साफ सुनाई देने लग गईं और तब मुझे अनुकुल बाबू की तेज आवाज सुनाई दी। वे कह रहे थे, लगता है आप उत्सुकता में ज्यादा व्याकुल हो गए हैं। यह कुछ नहीं, यह केवल आपके मस्तिष्क का भ्रम है। गहरी नींद में अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं आपको दवा दे रहा हूँ, उसे खाकर सोने चले जाएं। सुबह उठकर भी यदि आपको ऐसा कुछ लगे तो आप जो चाहे कर लीजिएगा। अनुकुल बाबू का उत्तर जरा अस्पष्ट था।
नीचे से कुर्सी सरकाने की आवाज़ों से लगा दोनों उठ गए। मैं यह कहते हुए फर्श से उठ गया। मैं तो यह भूल ही गया कि डॉक्टर का कमरा हमारे कमरे के ठीक नीचे है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, मामला क्या है? अश्विनी बाबू को क्या हुआ है? अतुल ने जमाई लेते हुए कहा, कौन जाने, बहुत रात हो गई, चलो सोते हैं। संदेह को मिटाने के लिए मैंने पूछ लिया, आप फर्श पर क्यों लेटे थे? अतुल, दिन भर सड़कों को नापते नापते मैं बहुत थक गया था। मुझे फर्श ठंडा लगा इसलिए मैं लेट गया, लेकिन आपके आने से पहले इनकी आवाज़ें कान में पड़ने लगी। मैं जाग गया। मुझे अश्विनी बाबू के सीढ़ियों पर चढ़ने की पदचाप सुनाई दी। वे अपने कमरे में घुसे और दरवाजा बंद करने की आवाज़ हुई। मैंने अपनी घड़ी देखी, 11 बज रहे थे। अतुल भी सो चुका था और मैं इसमें सब शांत हो गया था। मैं लेटे हुए अश्विनी बाबू के बारे में सोचता रहा। कुछ देर बाद सो गया। सुबह होते ही अतुल ने मुझे जगाया। 7 बजे थे। ए भाई उठो, यहाँ कुछ गोलमाल है। क्यों क्यों क्या हुआ? अश्विनी बाबू कमरा नहीं खोल रहे हैं। वे आवाज़ देने पर उत्तर भी नहीं दे रहे। अरे क्या हुआ उन्हें? कोई नहीं जानता, आओ चलकर देखे। और तेजी से वह कमरे से निकल गया। मैं उसके पीछे पीछे गया तो सभी अश्विनी बाबू के कमरे के सामने एकत्र थे। जोर जोर की आवाज़ों में तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे और दरवाज़ा पीटा जा रहा था। अनुकुल बाबू भी नीचे से आ गए। सभी लोग बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अश्विनी बाबू को इतनी देर तक सोने की आदत नहीं थी। और यदि सो भी रहे थे तो क्या दरवाजे को इतना बड़बड़ाने पर भी उनकी नींद नहीं खुली थी? अतुल ने अनुकुल बाबू के पास जाकर कहा, देखिए हम लोग दरवाज़ा तोड़ देते हैं, मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। अनुकुल बाबू ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, और कोई चारा नहीं, संभव है बेहोश हो, अन्यथा उत्तर क्यों नहीं देंगे। हमें अधिक देर नहीं करनी चाहिए, कृपया सब मिलकर दरवाज़ा तोड़ डालिए। दरवाज़ा लकड़ी का था, मोटाई लगभग 1.5 इंच रही होगी और उसमें ताला लगा था। लेकिन जब अतुल के साथ साथ कई लोगों ने जोर का धक्का मारा तो ब्रिटिश ताला एक आवाज़ के साथ दरवाजे के साथ टूटकर गिर गया। दरवाजा गिरते ही हमारे सामने आया जो दृश्य, उसे देखकर भय और दहशत से हमारी सांसें थम गई। अश्विनी बाबू कमरे के अंदर पीठ के बल लेटे हुए थे। उनका गला एक ओर से दूसरी ओर तक कटा हुआ, खून की धार फर्श पर और उनके सिर के नीचे से होते हुए कंधे के नीचे जमकर लाल मखमल के टुकड़े जैसी दिखाई दे रही थी। उनके दाहिने हाथ की उंगलियों के नीचे खून से लथपथ रेजर ब्लेड एक दुष्ट की तरह हमारी नजरों का मजाक उड़ा रहा था। हम सब उसी स्थान पर खड़े ही रह गए। उसके बाद अतुल बाबू और अनुकुल बाबू दोनों ने एक साथ कमरे में प्रवेश किया। अनुकुल बाबू ने घृणा मिश्रित चिंता से लाश को देखा और उखड़ी आवाज में बड़बड़ाया, ओ बाबा, क्या भयानक, अश्विनी बाबू ने अपना जीवन अपने आप ही ले लिया। लेकिन अतुल की दृष्टि लाश पर नहीं थी। उसकी नजर कमरे की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक के हर एक कोने पर तेज कटार की तरह घूम रही थी। उसने पहले चारपाई को देखा, सड़क पर खुलने वाली खिड़की से झांक कर देखा और हम लोगों के पास आकर धीरे से कहा, आत्महत्या नहीं है, हत्या है, एक जघन्य हत्या। मैं पुलिस को बताने जा रहा हूँ, कृपया कोई चीज को हाथ न लगाएं। अनुकुल बाबू बोले, क्या बात है, क्या बात कर रहे हैं अतुल बाबू? हत्या? लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। और फिर ये वह देखिए। और उन्होंने खून से लथपथ हथियार की ओर इशारा किया। अतुल ने सिर हिलाते हुए कहा, यह जो भी हो, लेकिन यह हत्या है, हत्या। आप सब लोग यहीं रहे, मैं अभी पुलिस को बुलाकर लाता हूँ। वह तेजी से बाहर चला गया। अनुकुल बाबू हाथों में अपना सिर पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, यह सब मेरे ही घर होना था। पुलिस ने हम सभी से पूछताछ की, जिसमें नौकर और महाराज भी शामिल थे। लेकिन अश्विनी बाबू की मृत्यु पर किसी के बयान से यह पता नहीं लग पाया कि उनकी हत्या क्यों हुई। अश्विनी बाबू एक सीधे साधे सज्जन थे, जिनके मेज तथा दफ्तर के अलावा और कोई दोस्त नहीं थे। वे प्रत्येक शनिवार को अपने घर जाया करते थे। इस साप्ताहिक क्रम में पिछले 10-12 वर्षों से कभी चूक नहीं हुई थी। पिछले कुछ समय से वे डायबिटीज रोग से ग्रस्त थे, ऐसी कुछ ही बातों का पता चल पाया। डॉक्टर ने अपना बयान दिया। जो कुछ उसने कहा, उसने अश्विनी बाबू की मृत्यु को और गूढ़ बना दिया। अश्विनी बाबू मेरे मेस में पिछले 12 वर्षों से रह रहे थे। उनका घर बर्धमान जिले के हरिहरपुर ग्राम में है। वे एक मार्केटाइल फार्म में नौकरी करते थे, जहां उनका वेतन 130 रुपया था। इतनी कम आय में
कलकत्ता में सपरिवार रहना संभव नहीं था, इसलिए वे अकेले ही मेस में रहते थे। जहां तक मैं जानता हूं, अश्विनी बाबू एक सीधे साधे और जिम्मेदार सज्जन थे। वे उधार लेने पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन पर कोई कर्ज वगैरह नहीं था। जहां तक मैं जानता हूं, उनमें नशे आदि का भी कोई ऐब नहीं था। इस मेस का हर व्यक्ति इस बात की तस्दीक कर सकता है। उनके पूरे प्रवास से मैंने उनमें कभी कोई संदिग्ध आचरण नहीं पाया। पिछले कुछ महीने से उन्हें डायबिटीज की शिकायत थी, इसलिए मैं उनका उपचार कर रहा था, लेकिन मैंने कभी उनमें कोई मानसिक विकार का संकेत भी नहीं पाया। कल पहली बार मैंने उनका व्यवहार कुछ असामान्य पाया। कल सुबह लगभग 9:45 पर मैं अपने कमरे में बैठा था जब एकाएक अश्विनी बाबू अंदर आए और बोले, डॉक्टर, मैं प्राइवेट में आपसे कुछ विमर्श करना चाहता हूँ। मैंने कुछ आश्चर्य से उन्हें देखा। वे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने चारों तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, अभी नहीं फिर कभी, और जल्दबाजी में अपने दफ्तर के लिए निकल गए। शाम को अजीत बाबू, अतुल बाबू और मैं बात कर रहे थे। तब अजीत बाबू ने पीछे मुड़कर देखा कि अश्विनी बाबू दरवाजे के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रहे हैं। जब हमने उन्हें पुकारा तो कुछ बहाना बनाते हुए तेजी से चले गए। हम सभी आश्चर्यचकित थे कि उन्हें क्या हुआ है। तब लगभग 10 बजे वे मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे से यह स्पष्ट हो रहा था कि उनके दिमाग में कुछ उथल पुथल हो रही है। उन्होंने घुसते ही दरवाज़ा बंद कर लिया और कुछ देर तक कुछ बड़बड़ाते रहे। पहले तो बोले कि उन्हें भयंकर सपने आ रहे हैं, और फिर बोले उन्हें कुछ भयानक रहस्यों का पता लगा है। मैंने उन्हें शांत करने के लिए प्रयास किया, किंतु वे उत्तेजना में बोलते ही गए। आखिरकार मैंने उन्हें सोने की दवा देकर कहा कि आज की रात वे इसे खाकर सो जाएं। मैं कल सुबह आपकी बातें सुनूंगा। और वे दवा लेकर ऊपर अपने कमरे में चले गए। यह अंतिम बार था जब मैंने उन्हें देखा था, और फिर सुबह यह हो गया। मुझे उनके मानसिक संतुलन के बारे में शक जरूर हुआ था, किंतु मैंने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि यह क्षणिक व्याकुलता उन्हें अपना ही जीवन लेने पर मजबूर कर देगी। जब अनुकुल ने अपना बयान समाप्त कर दिया, तब इंस्पेक्टर ने पूछा, तो आपका मत यह है कि यह आत्महत्या है? अनुकुल बाबू ने उत्तर दिया, तो और क्या हो सकता है? फिर भी अतुल बाबू का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं है, शायद यह कुछ और है। इस विषय पर शायद वे मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वे ही बताएंगे अपने विचार। इंस्पेक्टर ने अतुल बाबू की ओर मुड़कर कहा, अतुल बाबू, आप ही हैं ना? क्या आपके पास कोई कारण है जिसके आधार पर आपकी धारणा है कि यह आत्महत्या नहीं है? जी हाँ, कोई भी व्यक्ति अपना गला इतने विभत्स तरीके से नहीं काट सकता। आपने लाश देखी है, जरा सोचिए, यह असंभव है। इंस्पेक्टर कुछ क्षण तक सोचता रहा। फिर उसने प्रश्न किया, क्या आपको कोई आइडिया है कि हत्यारा कौन हो सकता है? नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि हत्या के पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? अतुल ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह खिड़की ही हत्या का कारण है। खिड़की? इंस्पेक्टर ने एकाएक चौंक कर पूछा, खिड़की हत्या का कारण है? आपका मतलब हत्यारा इस खिड़की से अंदर आया? नहीं, हत्यारा तो दरवाजा से ही घुसा है। इंस्पेक्टर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, शायद आपको याद नहीं कि दरवाजा अंदर से बंद था। जी मुझे याद है। थोड़ा मजाकिया अंदाज में इंस्पेक्टर बोला, तो क्या अश्विनी बाबू ने हत्या के बाद दरवाजा बंद कर दिया? जी नहीं, हत्यारा ने हत्या के बाद कमरे से बाहर जाकर दरवाजा लॉक कर दिया। यह कैसे संभव है? अतुल बाबू मुस्कुराकर बोले, बड़ा आसान, जरा तसल्ली से सोचिए तो आपको समझ आ जाएगा। इस सब के बीच अनुकुल बाबू ने दरवाजे को आगे पीछे से देखा और बोले, यह सही है, बिल्कुल सही। दरवाजा आसानी से अंदर और बाहर दोनों ओर से ही बंद हो सकता है। हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए, यह इसमें येल लॉक लगा है। अतुल ने कहा, दरवाजे में लॉक लग जाता है। यदि आप बाहर से लॉक लगा दें तब अंदर से खुले बिना वह खुल नहीं सकता। इंस्पेक्टर अनुभवी व्यक्ति था। गहन सोच में अपनी ठोड़ी को उंगली से ठोकते हुए बोला, यह मुमकिन है, लेकिन एक बात अभी भी उलझी हुई है। क्या इसका कोई सबूत है कि अश्विनी बाबू ने रात को दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था? अतुल बाबू, नहीं, सच्चाई यह है कि उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया था। इसका सबूत है। मैंने इस बात के सबूत के रूप में कहा, यह सही है क्योंकि मैंने दरवाजा बंद करने की आवाज़ सुनी थी। इंस्पेक्टर बोला, तो ठीक है, तब यह मुमकिन ही नहीं लगता अश्विनी बाबू उठकर अपने हत्यारे के लिए दरवाजा खोलेंगे, है कि नहीं?
अतुल: नहीं, लेकिन संभवतः आपको याद हो कि अश्विनी बाबू पिछले कुछ महीनों से एक बीमारी से ग्रस्त थे। बीमारी? ओह हाँ, आप ठीक कह रहे हैं अतुल बाबू, यह बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। और फिर बड़े इत्मीनान से इंस्पेक्टर उसकी ओर मुड़कर बोला, मैं देख रहा हूँ आप काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? पुलिस में काफी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मामला अब भी उलझा पड़ा है और उलझता ही जा रहा है। यदि यह वास्तव में हत्या ही है, तब यह स्पष्ट है कि हत्यारा बहुत ही शातिर है। क्या आप लोगों को यहाँ पर किसी पर संदेह है? उसने सभी को बारी बारी से देखना शुरू कर दिया। हम सभी ने अपनी गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। अनुकुल बाबू ने कहा, देखिए सर, आप शायद जानते होंगे, इस इलाके में आए दिन हत्या होना बड़ी बात नहीं है। अभी परसों ही एक हत्या इस घर के ठीक सामने हुई थी। मेरा मानना है कि यह सारी हत्याएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। यदि एक का पता लग जाए तो सभी का रहस्य उजागर हो जाएगा, और यह तभी हो सकता है जब हम वास्तव में अश्विनी बाबू की मृत्यु को हत्या मानकर चलें। इंस्पेक्टर: बात तो सही है, लेकिन यदि हम इसके साथ दूसरी हत्याओं को सुलझाना चाहेंगे तो मुझे लगता है यह जांच कभी खत्म ही ना होगी। अतुल बोला, यदि आप इस हत्या की तह में जाना चाहते हैं तो केवल इस खिड़की पर ध्यान केंद्रित कीजिए। थके शब्दों में इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया, हमें एक नहीं सभी पहलुओं पर विचार करना होगा अतुल बाबू। मुझे आप लोगों के कमरों की तलाशी लेनी है। सभी ऊपर नीचे के कमरों की पूरी छानबीन की गई, किंतु कहीं से हत्या की गुत्थी सुलझने का कोई सुराग नहीं मिल पाया। अश्विनी बाबू कमरे की भी जांच कर रहे थे, किंतु उसमें भी कुछ साधारण पत्रों के अलावा कुछ नहीं मिला। रेजर की खाली डिबिया पलंग के नीचे पड़ी मिली। हम सभी लोग जानते थे कि अश्विनी बाबू अपनी दाढ़ी स्वयं बनाते थे, इसलिए इसे उस डिबिया को पहचानने में मुश्किल नहीं हुई। लाश को पहले ही उठा लिया गया था। उसके बाद उनके रूम को बंद करके सील कर दिया गया। अपना काम करके इंस्पेक्टर दोपहर लगभग 1:30 बजे चला गया। अश्विनी बाबू के परिवार को तार द्वारा खबर कर दी गई थी। शाम तक उनका बेटा निकट संबंधियों सहित आ गया। वे सभी इस दुर्घटना से हतप्रभ थे। यदि हम लोगों का अश्विनी बाबू से कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी हम में से प्रत्येक सदस्य इस घटना से शोक संतप्त था। इसके अतिरिक्त हम लोग भी जान के खतरे से सहमे हुए थे। यदि यह घटना हमारे साथी के साथ हो गई है तो हमारे साथ भी तो हो सकती है। पूरा दिन इसी उधेड़बुन में व्यतीत हो गया। रात में सोने से पहले मैं डॉक्टर के पास गया। उनके चेहरे पर अब भी गंभीरता छाई हुई थी। पूरे दिन की घटनाओं से उनके शांत और स्थिर चेहरे पर क्लांति और चिंता की रेखाएं उभर आई थी। मैं उनके पास बैठ गया और बोला, मेरे ख्याल से प्रत्येक सदस्य किसी दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहा है। अनुकुल बाबू ने एक खारी मुस्कान के साथ कहा, उनका इसमें क्या दोष है अजीत बाबू? कौन चाहेगा ऐसी जगह रहना जहाँ ऐसी दुर्घटना होती हो? लेकिन मैं अब तक यही सोच रहा हूँ कि यह वास्तव में हत्या है या नहीं, क्योंकि यह तय बात है कि कोई बाहर का व्यक्ति तो यह नहीं कर सकता। जो कुछ हुआ है उसको देखकर तो यही लगता है, क्योंकि हत्यारा प्रथम तल तक पहुंचेगा कैसे? आप सभी जानते हैं कि मेस का दरवाजा रात को अंदर से बंद कर दिया जाता है, इसलिए बाहर का आदमी अंदर आकर सीढ़ियों से तो चढ़ नहीं सकता। फिर अगर मान भी लिया जाए कि हत्यारा असंभव को संभव बनाने में सफल हो भी गया, तो उसे अश्विनी बाबू के कमरे में रेजर ब्लेड कैसे मिल गया? क्या ऐसा नहीं लगता कि संभावना को ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा है? यह सब साबित करता है कि अपराध में बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं है। ऐसी स्थिति में यह काम मेस में रहने वालों को छोड़कर और किसका हो सकता है? हम लोगों में से कौन हो सकता है जो अश्विनी बाबू की जान लेना चाहेगा? अलबत्ता अतुल बाबू जरूर नहीं है, जिनके बारे में हम लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। मैं चौंक गया और मुंह से निकल गया, अतुल? अरे नहीं नहीं, यह मुमकिन नहीं। भला अतुल बाबू क्यों अश्विनी बाबू की जान लेंगे? डॉक्टर ने कहा, यही तो आपकी प्रतिक्रिया से और भी स्पष्ट हो जाता है कि यह काम मेस के किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो केवल एक ही संभावना बचती है कि उन्होंने स्वयं ही अपनी जान ली हो, है ना? लेकिन आत्महत्या का भी तो कोई कारण होना चाहिए। मैं भी यही सोचता रहा हूँ। आपको याद है, मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि इस इलाके में कोकेन स्मगलिंग का कोई गुप्त अड्डा है। कोई नहीं जानता कि उसका मुखिया कौन है। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, अब सोचिए कि अश्विनी बाबू उस अड्डे के मुखिया थे। मैंने आश्चर्य मिश्रित उदासी से कहा, क्या यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने उत्तर दिया,
दुनिया में कुछ असंभव नहीं। इसके विपरीत इस संदेह में मेरा विश्वास और गहन हो जाता है। यदि मैं अश्विनी बाबू की बातों पर ध्यान देता हूँ, जो कल वे रात मुझसे कह रहे थे, वे अपने से ही घबराए हुए लग रहे थे। जब व्यक्ति खुद ही दहशत में होता है तो अक्सर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। क्या पता इस सब के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। जरा सोचने का प्रयास कीजिए, क्या यह सब कारण का स्पष्टीकरण नहीं करती? मेरा मस्तिष्क इन दलीलों को सुन सुनकर चकरा गया था। इसलिए मैंने कहा, मैं नहीं जानता अनुकुल बाबू, मैं इन सब बातों में भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे विचार से आपको अपने संदेहों की चर्चा पुलिस से करनी चाहिए। डॉक्टर उठकर बोले, मैं कल करूँगा। जब तक मामला सुलझ नहीं जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसके बाद 2-3 दिन और गुजर गए। इस दौरान बार बार पुलिस और सीआईडी के विभिन्न अफसरों के आने और बार बार पूछताछ करने से हम लोगों के पहले ही से चल रहे परेशान दिनों ने जीवन भी दुभर कर दिया। मेस का प्रत्येक सदस्य जल्द से जल्द अपने सामान के साथ मेस छोड़ने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन पहल करने से डर रहा था। यह सभी के मन में था कि मेस को जल्दी छोड़ना पुलिस की नज़र में शंका पैदा कर सकता है। अब तक यह स्पष्ट होता जा रहा था कि संदेह की सुई मेस के एक व्यक्ति की ओर झुक रही थी, लेकिन हम लोगों का यह अंदाज नहीं हो पा रहा था कि व्यक्ति कौन हो सकता है। कभी कभी क्षणिक भय से दिल की धड़कनें तेज हो जाती, कहीं वह व्यक्ति मैं तो नहीं। एक दिन सुबह मैं और अतुल डॉक्टर के दफ्तर में अखबार पढ़ रहे थे। अनुकुल बाबू के लिए कुछ दवाएं एक बड़े पैकेट में आई थी। वे उन्हें खोलकर बड़े यत्न से अपने शेल्फ पर लगा रहे थे। पैकेट में अमेरिकन स्टैंप लगे थे। डॉक्टर कभी देशी दवाओं का प्रयोग नहीं करते थे। जब कभी उन्हें ज़रूरत होती तो वे अमेरिका या जर्मनी से मंगाते। लगभग हर माह उनके लिए पानी के जहाज से दवा के पैकेट आते थे। अतुल ने अखबार पढ़कर रख दिया और बोला, अनुकुल बाबू, आप दवाएं विदेशों से ही क्यों मंगाते हैं? क्या देसी दवाएं अच्छी नहीं होती? उसने शुगर मिल की एक बड़ी बोतल उठाकर दवा निर्माता का नाम पढ़ा, एरिक एंड हेवल। क्या यह मार्केट में उत्कृष्ट है? हाँ, तो अच्छा बताएं, क्या होम्योपैथी वाकई बीमारी का इलाज करती है? मुझे कुछ संदेह होता है, कैसे पानी की एक बूंद इलाज कर सकती है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या समझूं कि ये सब लोग जो दवा लेने आते हैं बीमारी का नाटक करते हैं? अतुल ने उत्तर दिया, संभवतः इलाज प्राकृतिक रूप से होता है, किंतु श्रेय दवा को दिया जाता है। विश्वास अपने आप में ही तो इलाज है। डॉक्टर केवल मुस्कुराकर रह गए। उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उन्होंने प्रश्न किया, अखबार में हमारे इस घर का कहीं नाम आया है? नाम? मैंने जोर से पढ़ना शुरू किया। श्री अश्विनी चौधरी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या का रहस्य अभी तक पता नहीं लग पाया। अब सीआईडी ने केस को अपने जिम्मे में ले लिया। बताया जाता है कि कुछ तथ्यों का पता चला है। अनुमान है कि अपराधी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। मेरी जूती! यह लोग जब तक चाहे उम्मीद की आस लगाए बैठे रहे। डॉक्टर ने मुड़कर देखा और बोले, ओ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ने कमरे में प्रवेश किया। पीछे पीछे 2 सिपाही थे। वही पुराना इंस्पेक्टर था। बिना किसी बातचीत के वह सीधे अतुल के पास गया और बोला, आपके नाम वारंट है। आपको हमारे साथ पुलिस चौकी चलना होगा। कृपया कोई व्यवधान न डाले, कोई भी प्रयास व्यर्थ होगा। रामधनी सिंह, हथकड़ी लगाओ। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने अपने काम को बड़ी दक्षता से पूरा किया। हम सभी भय और आतंक से खड़े हो गए। अतुल चिल्लाया, क्या है ये सब? इंस्पेक्टर ने कहा, यह रहा। अतुल चंद्र मित्र को अश्विनी चौधरी की हत्या के अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। क्या आप दोनों पहचान सकते हैं कि अतुल चंद्र मित्र यही सज्जन है? दहशत से त्रस्त हम दोनों ने अपना सिर हिला दिया। अतुल ने थोड़ा हंसकर कहा, तो आपका संदेह अंततः मेरे ऊपर ही हुआ? तो ठीक है, मैं आपके साथ पुलिस थाने चलता हूँ। अजीत, घबराना नहीं, मैं निर्दोष हूँ। एक पुलिस वैन आकर मेस के दरवाजे पर रुक गई। सिपाही लोगों ने अतुल को ले जाकर वैन में बिठाया और चले गए। डॉक्टर की दहशत से वे पीले चेहरे से निकला तो वह अतुल बाबू निकले। कितना अजीब है, चेहरा देखकर किसी की प्रकृति का पता लगाना असंभव है। मेरे तो जैसे शब्द ही खो गए। अतुल हत्यारा? इतने दिन साथ रहते हुए मेरे अतुल से संबंधों में एक लगाव हो गया था। उसके मृदुल स्वभाव से मैं काफी प्रभावित था, और वही अतुल एक हत्यारा? मुझे सच में बड़ा झटका लगा था। अनुकुल बाबू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इसलिए यह कहा जाता है कि किसी अजनबी को शरण देते समय 2 बार सोचना चाहिए। लेकिन कौन कह सकता था कि वह व्यक्ति इतना...
मेरा मन बहुत अशांत हो रहा था। मैं तुरंत कुर्सी से उठकर अपने रूम में गया और दरवाज़ा जोर से बंद करके लेट गया। मेरा मन नहाने या खाने को भी नहीं हुआ। अतुल की चीज़ें दूसरी तरफ रखी हुई थी। उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह एहसास था कि वह मेरे कितना नज़दीक आ गया था। जाते समय वह बोला था कि वह निर्दोष है। क्या पुलिस से कोई गलती हुई? मैं उठकर बैठ गया और अश्विनी बाबू की हत्या की रात से एक एक घटना को विस्तार से सोचने लगा। अतुल फर्श पे लेटकर अश्विनी बाबू और डॉक्टर की बातचीत सुन रहा था। वह क्यों कर रहा था? उसका क्या प्रयोजन था? यह सोचते सोचते लगभग 11 बजे मैं भी सो गया और मेरी आंख सुबह ही खुली थी। क्या पता इस अवधि में अतुल ने, लेकिन वह अतुल ही तो था जो शुरू से ही यह कहता रहा कि यह हत्या है, ना कि आत्महत्या। यदि हत्या उसी ने की थी तो वह ऐसा कहकर खुद को अपने गले में फंदा क्यों लगाता? और क्या यह संभव है कि उसने अपने को संदेह से दूर रखने के लिए जानबूझकर यह कहा हो और पुलिस यह सोचे कि चूंकि उसने खुद ही हत्या की बात पर जोर दिया इसलिए हत्यारा वह नहीं हो सकता। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर अपने मस्तिष्क को हर तरह से दौड़ाता रहा। उठकर तेज कदमों से इधर उधर चलकर विचारों में मग्न रहा। अब दोपहर हो गई, घड़ी ने 3 बजाए। मुझे विचार सूझा, क्यों ना मैं किसी वकील से राय लूं। समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। ना ही तो किसी वकील को जानता था। जो भी हो, मैंने सोचा कि वकील ढूंढना उतना मुश्किल नहीं। मैं कपड़े बदलने लगा। इतने में दरवाजे पर आहट सुनाई दी। कोई बुला रहा था। मैंने दरवाजा खोला तो देखा अतुल खड़ा है। अतुल, तुम? मैंने खुशी से उसे बाहों में भर लिया। सारी दुविधाएं कि वह अपराधी है या नहीं सब मेरे दिमाग से हट गई, जैसे कभी आई ना हो। उसके बाल उलझे थे और चेहरे पर थकान थी। वह मुस्कुराकर बोला, हाँ अजीत, मैं हूँ अतुल। उन्होंने मुझे बड़ा हैरान किया। बड़ी मुश्किल से मुझे एक सज्जन मिली जिन्होंने मेरी बेल करवाई, अन्यथा आज मुझे जेल में जाना पड़ता। तुम कहीं जाने के लिए निकल रहे थे? मैं जरा संकोच से बोला, हाँ, वकील के पास। अतुल ने मेरे हाथों को प्यार से दबाकर कहा, मेरे लिए? यदि ऐसा है तो अब आवश्यकता नहीं। जो भी हो, इसके लिए धन्यवाद। मुझे फिलहाल अस्थायी बेल मिल गई है। हम लोग वापस कमरे में आकर बैठ गए। अपनी कमीज उतारते हुए अतुल बोला, ओह, मेरा सिर चकरा रहा है। मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया। लगता है तुमने भी नहीं खाया। तो चलो जल्दी से नहा लें और चलकर खाना खाएं। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। मैं अपने संदेह को समाप्त करना चाहता था, इसलिए मुंह से निकल गया, अतुल, तुमने क्या अश्विनी बाबू की हत्या की है या नहीं? अतुल फीकी हंसी हंसकर बोला, यह बहस हम लोग बाद में करेंगे। इस समय हमें जरूरी है खाना। मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन इस समय नहाने से अधिक और कुछ जरूरी नहीं। डॉक्टर कमरे में आ गए। अतुल ने उन्हें देखकर कहा, अनुकूल बाबू, कहावत के अनुसार विलक्षण प्रतिभा की तरह मैं लौट आया हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है, खोटा सिक्का नहीं चलता। मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी है। पुलिस ने भी बैरंग वापस कर दिया। गंभीर मुख मुद्रा में डॉक्टर ने कहा, अतुल बाबू, यह जानकर खुशी हुई कि आप वापस लौट आए। शायद पुलिस ने भी आपको निर्दोष पाया हो और छोड़ दिया हो, लेकिन आप अब यहाँ और नहीं। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मेरा मंतव्य क्या है। यह पूरे मिस का सवाल है। सभी चाहते हैं जाना। देखिए, मुझे अन्यथा ना लीजिए। मुझे आपके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है। पर अतुल ने तुरंत जवाब दिया, ओह, मैं समझ गया, निश्चित रूप से। मुझ पर तो अपराधी का बिल्ला लग ही चुका। मुझे शरण देकर आपकी मुसीबत पे पड़ना चाहिए। क्या पता पुलिस आपके विरुद्ध भी अपराध उकसाने या मदद करने का चार्ज लगा सकती है। कैसे कहा जाए? तो क्या आप चाहते कि मैं आज ही मेस छोड़ दूं? डॉक्टर कुछ देर तो चुप रहा, फिर अनिच्छा से बोला, ठीक है, आज रात रह जाइए, किंतु कल सवेरे। अतुल बोला, जरूर। मैं कल आपको कष्ट नहीं दूंगा। कल मैं अपनी जगह तलाश कर लूंगा, जहां भी हो। कुछ ना मिला तो अंततः पड़ोस में उड़िया होटल तो मिल ही जाएगा। और वह हंस दिया। अनुकूल बाबू ने पुलिस स्टेशन में हुई बातों को पूछना चाहा, जिसके उत्तर में अतुल 2-1 मामूली बातें बताकर नहाने चला गया। डॉक्टर ने मुझसे कहा, मुझे लग रहा है कि मैंने अतुल बाबू को नाराज कर दिया, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैस पहले ही बदनाम हो चुका है। यदि मैं उसमें किसी अपराधी को शरण दूं तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या सही होगा, आप ही कहिए। सच्चाई यह थी कि सुरक्षा और अपने को बचाए रखने के एहतियात के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैंने उदासी से सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाकर कहा, देखिए, आप मेस के स्वामी हैं, इसलिए आप जो ठीक समझते हैं वह आपको करना पड़ेगा। मैंने भी कंधे पर तौलिया डाला और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर पश्चाताप की मुद्रा में चुपचाप अकेले बैठे रहे। मैं
और अतुल लंच के बाद अपने कमरे में आ रहे थे। देखा कि घनश्याम बाबू दफ्तर से आ रहे हैं। उन्होंने जैसे ही अतुल को देखा तो चेहरा सफेद हो गया। चिल्लाकर बोले, अतुल बाबू आप? क्या वाकई में? हाँ हाँ, मैं अतुल हूँ। घनश्याम बाबू, क्या आप दृष्टिदोष समझ रहे हैं? घनश्याम बाबू बोले, लेकिन मैंने सोचा पुलिस ने। उन्होंने 2 बार थूक निगला और तेजी से अपने कमरे में चले गए। अतुल ने खुशी में आंखें नचाकर धीरे से कहा, एक बार का अपराधी सदा ही अपराधी रहता है ना। लगता है घनश्याम बाबू मुझे देखकर चौंक कर घबरा गए। उसी शाम अतुल बाबू ने बताया, ए भाई, हमारे दरवाजे में जो लॉक लगा है लगता है वह टूट गया है। मैंने भी देखा, हमारे दरवाजे का विदेशी ताला काम नहीं कर रहा है। हमने अनुकुल बाबू को बताया। उन्होंने भी आकर देखा और बोले, विदेश के तालों में यही समस्या है। जब तक ठीक है तब तक बढ़िया काम करते हैं, और जब खराब हो जाए तो इंजीनियर को छोड़कर कोई बना ही नहीं सकता। हमारे देसी ताले इससे कहीं अच्छे। खैर जो भी हो, मैं कल सुबह पहला काम इसे ठीक कराऊंगा। और वे सीढ़ियों से वापस उतर गए। रात को सोने से पहले अतुल ने कहा, अजीत सिर दर्द से फटा जा रहा है, क्या तुम कुछ सुझा सकते हो? मैंने कहा, तुम अनुकुल बाबू से दवा क्यों नहीं लेते? अतुल, होम्योपैथी? क्या उससे कुछ होगा? चलो ठीक है, देखा जाए। पानी की बूंदें क्या कुछ कर सकती है? मैंने कहा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर अपनी दुकान बंद करने जा रहे थे। हमें देखते ही उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। अतुल बोला, हम लोग आपकी दवा चखने आए हैं। मुझे बड़े जोरों से सिर का दर्द हो रहा है, क्या आप मदद कर सकते हैं? डॉक्टर ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, अवश्य, मैं जरूर आपको राहत दिला सकता हूँ। यह और कुछ नहीं, थोड़ी सी बदहजमी है जो आपको परेशान कर रही है, इसी से सिर दर्द है। बैठिए, मैं अभी एक डोज देता हूँ। उन्होंने कुछ ताजी दवाई शेल्फ से निकाली, एक पुड़िया बनाकर दी और बोले, जाइए, इसे खाकर सो जाइए। आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपको सिर दर्द था या नहीं। अजीत बाबू, आप भी कुछ बुझे बुझे लग रहे हैं। उत्तेजना के बाद आप भी थकान से पस्त दिखाई देते हैं, क्यों है ना? यही बात, मैं आपको भी दवा देता हूँ ताकि सुबह आप स्वस्थ और ताज़ा महसूस करें। हम दवा लेकर वापस जा ही रहे थे कि अतुल ने अनुकुल बाबू से पूछा, क्या आप ब्योमकेश बख्शी नामक किसी व्यक्ति को जानते हैं? थोड़ा चौंककर अनुकुल बाबू बोले, नहीं तो, ये कौन है? अतुल ने कहा, मैं भी नहीं जानता। मैंने इनका नाम आज पुलिस स्टेशन में सुना। मुझे लगता है वे ही इस केस के इंचार्ज हैं। डॉक्टर ने दोबारा सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो कभी नहीं नाम सुना। अपने कमरे में लौटने के बाद मैंने कहा, अतुल, जब तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। क्या सब कुछ बता? नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन यह नहीं चलेगा, तुम्हें सब कुछ बताना होगा। अतुल कुछ देर शांत रहा, फिर एक नज़र दरवाजे पर डालकर वह बोला, अच्छा ठीक है, बताता हूँ। आओ, इधर आकर मेरे बेड पर बैठो। मैं भी सोच रहा था कि समय आ गया कि तुम्हें भी सब कुछ बता दिया जाए। मैं उसके बेड पर बैठ गया। अतुल भी दरवाज़ा बंद करके मेरे पास आ गया। मेरे हाथ में दवा की पुड़िया थी। मैंने सोचा उसे खा लूँ, फिर उसकी बातें सुनूं। लेकिन जैसे ही मैं दवा खाने को उठा, उसने टोक दिया, उसे अभी रहने दो, पहले मेरी कहानी सुन लो, फिर उसे लेना। उसने लाइट बुझा दी और मेरे कान के पास आकर आहिस्ता से अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं चुपचाप, दहशत में और कभी प्रशंसा में पूरी कहानी सुनता रहा। करीब पौन घंटे के बाद संक्षेप में अपनी कहानी कहकर अतुल बोला, आज के लिए इतना पर्याप्त है, शेष कहानी कल तक इंतजाम कर सकती है। उसने घड़ी में के चमकते डायल में देखा, अभी काफ़ी समय है, 2 बजे से पहले कुछ नहीं कहूँगा। क्यों ना तब तक थोड़ी देर नींद ले लें, मैं समय होने पर जगा दूंगा। लगभग 1:30 बजे मैं जागा हुआ लेटा था। मेरे कान इतने सजग थे कि मुझे अपने हृदय की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। मेरी मुट्ठी में वह वस्तु जकड़ी हुई थी जो अतुल ने मुझे दी थी। अंधकार में सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। एकाएक मेरे कंधे पर अतुल के हाथ से मैं सजग हो गया। यह संकेत हमने पहले ही तय कर लिया था। मेरी सांस धीमी और गहरी हो गई, जैसे सोए हुए व्यक्ति की होती है। मुझे लग रहा था कि वह घड़ी आ गई। कब दरवाजा खुला मुझे पता नहीं चला, लेकिन एकाएक अतुल के बेड पर एक धमाका हुआ और कमरे में रोशनी हो गई। मैं हाथ में लोहे की छड़ लेकर झपट्टे के साथ खड़ा हो गया। मैंने देखा कि अतुल हाथ में रिवॉल्वर लिए और दूसरे हाथ से लाइट के स्विच को दबाए खड़ा है। अतुल के बेड के पास घुटनों के बल झुके हुए अनुकुल बाबू अतुल को ऐसे घूर रहे हैं जैसे एक घायल शेर अपने शिकारी को घूरता है। अतुल की आवाज गूंजी, क्या दुर्भाग्य है अनुकुल बाबू, आप जैसे अनुभवी व्यक्ति अंततः एक तकिया में ही घोप पाया। यही ना, जरा भी हिलने की कोशिश ना कीजिए और छुरा फेंक दीजिए। जरा भी हिले तो गोली चला दूंगा।
अजीत, अजीत जाकर खिड़की खोल दो, देखो पुलिस बाहर खड़ी इंतजार कर रही है, जरा देखो ना। डॉक्टर मौका देखकर दरवाजे की ओर झपटा, लेकिन अतुल के मजबूत हाथ का एक मुक्का उसके जबड़े पर लगते ही वह गिर पड़ा। डॉक्टर उठ बैठा और बोला, ठीक है, मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन दया करके यह तो बता दो कि मुझ पर किस बात का अपराध लगेगा। उसकी फहरिस्त बनाने में तो बहुत समय लगेगा डॉक्टर। पुलिस ने पूरी चार्जशीट बना ली है, वह समय आने पर आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर कमरे के अंदर आते हुए दिखा, उसके पीछे सिपाही। अतुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अभी के लिए मैं आपको सत्यान्वेषी ब्योमकेश बख्शी पर हमला करने के और उसकी हत्या करने की कोशिश के लिए पुलिस को सौंपता हूँ। इंस्पेक्टर, ये है अपराधी। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे अनुकुल बाबू के हाथों में हथकड़ी पहना दी। डॉक्टर ने खूंखार आंखों से देखा और बोला, यह षड्यंत्र है, षड्यंत्र। इस ब्योमकेश बख्शी और पुलिस ने मिलकर मुझे झूठे केस में फंसाया, लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं। देश में कानून है और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। अतुल, जरूर कीजिए, आखिर बाजार में कोकीन का अच्छा दाम मिलता है। विकृत चेहरा बनाकर वह डॉक्टर बोला, कोई सबूत है कि मैं कोकीन का धंधा करता हूँ? जरूर है अनुकुल बाबू। शुगर मिल की बोतलों में क्या है? डॉक्टर इस प्रकार चौंका जैसे उसके पैर के नीचे कोई सांप आ गया। बोला, कुछ नहीं, पर उसकी आंखों से अतुल के लिए क्रोध और चिंगारियां निकल रही थी। यह अनुकुल बाबू की छवि नहीं थी। सज्जनता के जामे में एकाएक खूंखार हत्यारा निकल आया। यह सोचकर कि पिछले कुछ महीने से मैंने इस व्यक्ति के साथ काटे, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। अतुल ने पूछा, डॉक्टर अब यह बताएं कि कल रात आपने हमें क्या दवा दी थी? क्या वह मॉर्फिया का चूरन था? चलिए, आप नहीं बताएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिकल जांच हमें सब कुछ बता देगी। उसने चुरूट चलाया और बिस्तर पर सहारा लगाकर बैठ गया और बोला, इंस्पेक्टर अब कृपया मेरा बयान ले लें। एफआईआर बनने के बाद डॉक्टर के रूम की तलाशी हुई, जिसमें कोकेन से भरी 2 बड़ी बोतल पाई गई। डॉक्टर चुप बना रहा। लगभग सुबह होने वाली थी जब डॉक्टर तथा उसके माल के साथ पुलिस ने प्रस्थान किया। अतुल बोला, यह जगह तमाम उपद्रव और उठापटक से भरी है, क्यों ना तुम मेरे घर चलकर एक कप चाय पी लो। हम लोग हैरिसन रोड स्थित 3 मंजिली इमारत के सामने उतरे। घर के बाहर गेट पर पीतल की प्लेट पर लिखा था, ब्योमकेश बख्शी सत्यान्वेषी। ब्योमकेश जरा तकल्लुफ से बोला, आपका स्वागत है, कृपया मेरे घर प्रवेश करके मुझे आदर प्रदान करें। मैंने पूछा, यह सत्यान्वेषी, यह मामला क्या है? यही तो मेरी पहचान है, मैं जासूस शब्द पसंद नहीं करता, इसलिए मैं अपने आप को सत्यान्वेषी, यथार्थ सच की खोज करने वाला कहता हूँ। क्या आपको पसंद नहीं? ब्योमकेश इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता था। कुल मिलाकर 4 से 5 विशाल कमरे थे, जिन्हें पूरी रुचि के साथ सजाया गया था। मैंने पूछा, क्या तुम अकेले रहते हो? हाँ, केवल मेरा सेवक पुतीराम रहता है। मैंने निश्वास छोड़कर कहा, बहुत ही अच्छी जगह है। कब से रहते हो? लगभग 1 वर्ष। थोड़े समय के लिए नहीं थे जब मैं तुम्हारे साथ मैस में रुका था। इसी बीच पुतीराम ने स्टोव जलाकर चाय बना दी। ब्योमकेश ने गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेकर कहा, मैं समझता हूँ कुछ दिन जो मैंने भेस बदल कर तुम्हारे यहाँ बिताए वास्तव में काफी रोचक रहे, लेकिन अंतिम दिनों में डॉक्टर ने पकड़ लिया था। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार था। वो कैसे? खिड़की के बारे में मैंने पहली बार बताया, वही मेरा भेदिया हो गया। अब भी नहीं समझे? अरे भाई, अश्वनी बाबू ने इसी खिड़की से। ऐसे नहीं, जरा शुरू से बताओ भाई। ब्योमकेश ने चाय की दूसरी चुस्की लेकर कहा, कुछ तो मैंने तुम्हें कल रात ही बता दिया था, अब शेष कहानी सुनो। तुम्हारे इलाके में जो आए दिन हत्याएं हो रही थी, उसको लेकर पुलिस कुछ महीने से काफी परेशान थी। पुलिस पर एक और सरकार का दबाव पड़ रहा था, दूसरी ओर प्रेस का, और जरा भी मौका मिलने पर सरकार गला पकड़ रहा था। ऐसी स्थिति में मैंने पुलिस कमिश्नर से समय मांगा और उन्होंने बताया कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मुझे विश्वास है कि इन हत्याओं के पीछे का रहस्य पता लगा सकता हूँ। काफ़ी चर्चा के बाद कमिश्नर ने आज्ञा प्रदान की कि मैं स्वतंत्र रूप से इस मामले की छानबीन कर सकता हूँ। शर्त केवल यह थी कि स्वीकृति की जानकारी मेरे और कमिश्नर के बीच रहेगी, और इस प्रकार से मैं तुम्हारे मैस में आया। छानबीन के लिए यह जरूरी था कि मुझे काम करने के लिए ऐसा स्थान मिले जो वारदात के निकट हो। इसी उद्देश्य से मैंने तुम्हारे मैस का चयन किया था। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि विपरीत पार्टी का कर्म स्थल भी वही होगा। शुरू से डॉक्टर स्वभाव से अत्यंत सज्जन पुरुष लगा। मुझे इस बात का भी भान हुआ कि होम्योपैथ जैसा पेशा गैर कानूनी कोकेन स्मगलिंग को रोकने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है, किंतु मैं तब तक इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाया था कि इस धंधे का रिंग लीडर कौन हो सकता है। मुझे पहले दिन डॉक्टर पर संदेह अश्वनी बाबू की मृत्यु से 1 दिन पूर्व हुआ। शायद तुम्हें याद है, उस दिन हमारे मेस के सामने एक गरीब बंगाली की लाश मिली थी।
जब डॉक्टर ने सुना जो व्यक्ति मरा था उसकी धोती के फेटे पे से 1,000 के नोट मिले तो उसके मुंह पर क्षण भर के लिए नोटों के हाथ से निकलने का लालच का भाव झलका। उसके बाद से मेरे सारे संदेह उस पर ही केंद्रित हो गए। फिर उस दिन की घटना जब अश्विनी बाबू छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे। दरअसल वे हमारी बातें सुनने नहीं आए थे बल्कि डॉक्टर से बात करने आए थे। जब उन्होंने देखा कि हम लोग बैठे हैं कुछ बहाना बनाकर अपने कमरे में चले गए। अश्विनी बाबू के व्यवहार से भी मैं समझ नहीं पा रहा था और कुछ समय तक मैं इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि कहीं वे तो अपराधी नहीं। जब मैंने उनके अनुकूल बाबू से बातों का फर्श पर लेटकर सुना तब भी मेरे मस्तिष्क में कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन इतना आभास हो गया था कि अश्विनी बाबू ने कोई भयंकर घटना देखी है। लेकिन जब उस रात उनकी हत्या हुई थी मेरे मस्तिष्क में सब कुछ स्पष्ट हो गया। क्या अभी तुम समझ नहीं पाए? डॉक्टर नितांत गोपनीय तरीके से गैर कानूनी नशीली दवाओं का धंधा करता था और अपने इस रिंग लीडर के काम का रहस्य भी अभेद्य चादर से छिपाए रखता था। जो कोई उसके भेद को जान जाता उसे फौरन रास्ते से हटा देता। यही कारण था कि जिसकी वजह से उस पर अभी तक कोई आंच नहीं आई थी। जो व्यक्ति सड़क पर मरा पाया गया था वह अनुकूल बाबू का दलाल ही था, माल सप्लाई करने वाला सरगना था। यह मेरी धारणा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। उस रात जब वह व्यक्ति डॉक्टर के पास आया था दोनों में तकरार हो गई। हो सकता है उस आदमी ने अनुकूल बाबू को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और पुलिस में जाने की धमकी दी और जाने लगा हो तो अनुकूल बाबू ने उसका पीछा किया और मौका मिलते ही उसे समाप्त कर दिया। और अश्विनी बाबू ने यह घटना अपनी खिड़की से देखी थी और कुछ मतिभ्रष्ट हो जाने की स्थिति में इस घटना की जानकारी डॉक्टर को देने गए थे। ये तो नहीं कह सकता कि उनकी मंशा क्या थी। वे अनुकूल बाबू के एहसानों से दबे हुए थे और शायद इसलिए अनुकूल बाबू को इस घटना से सचेत करना चाहते थे, लेकिन परिणाम तो विपरीत हुआ। डॉक्टर की नज़र में अश्विनी बाबू के जिंदा रहने का अधिकार खो दिया और उसी रात जब वे बाथरूम जाने के लिए उठे तो उनकी निशंस हत्या कर दी गई। मैं कह नहीं सकता कि शुरू में डॉक्टर का मुझ पर कोई संदेह है, लेकिन जब मैंने पुलिस को यह बताया कि वह खिड़की की ही हत्या का कारण है तब डॉक्टर समझ गया कि मैं भी कुछ करने जा रहा हूँ और इस प्रकार मैंने भी अपने जीवन समाप्त करने का अधिकार अर्जित कर लिया। लेकिन मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं था, इसलिए मेरे दिन पैनी नज़र और सजग पहरेदारी में कटने लगे और तब पुलिस ने एक भूल कर दी, मुझे गिरफ्तार कर लिया। जो भी हो, कमिश्नर ने स्वयं आकर मुझे छुड़ा दिया। मैं मेस में लौट आया तभी अनुकूल बाबू को विश्वास हो गया कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को छुपा दिया और विशाल हृदय दिखाते हुए मुझे उस रात रहने की अनुमति दे दी। इस दरियादिली का एक ही उद्देश्य था कि उसी रात किसी भी समय मुझे मौत के घाट उतार दिया जाए। मैं जितना डॉक्टर के बारे में जानता था उतना शायद कोई नहीं जान पाया। तब तक डॉक्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उस समय उसके कमरे की यदि तलाशी हो जाती तो कुछ कोकेन की बोतल के सिवाय कुछ नहीं मिलता, जिसके बिना पर उसे जेल हो जाती। पर अदालत में कानून की निगाह में यह नहीं साबित किया जा सकता था कि वह एक जघन्य हत्यारा है, इसलिए मुझे उसे ट्रैप करना जरूरी था। दरवाजे के ताले में एक नाखून फंसाकर मैंने ही उसे जाम किया था। जब डॉक्टर ने सुना तो मन ही मन प्रसन्न हो गया कि हमारा दरवाजा रात में खुला ही रहेगा। और अंत में जब हमने उससे दवा मांगी तो उसे अपने भाग्य पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने मार्फिया की डोज दी और समझ लिया कि हम उसे खाकर उसके आने तक बेहोश हो जाएंगे और वह बड़ी आसानी से हमें हमेशा के लिए नींद के आगोश में सुला देगा। और इस प्रकार वह खुद मेरे जाल में फंस गया। और क्या? मैंने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। तुम तो फिलहाल उस और जाना नहीं चाहोगे? नहीं, पर क्या तुम मेस जा रहे हो? हाँ। पर क्यों? क्या मतलब क्यों? अरे भाई, क्या मुझे वापस नहीं जाना है? मैं सोच रहा था कि तुम्हें भी अंततः मेस तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो क्यों ना यहाँ आकर मेरे साथ ही रहो। यह भी तो अच्छी ही जगह है। कुछ क्षण की शांति के बाद मैं आहिस्ता से बोला, क्या मेरा एहसान उतारना चाहते हो? ब्योमकेश ने अपनी बाहें मेरे कंधे पर रख दी और कहने लगा, अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोचने लगा हूँ कि तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी कमी महसूस होगी। मैं कुछ सप्ताह से तुम्हारे साथ रहने का आदी जो हो गया हूँ। क्या वाकई ऐसी बात है? हाँ हाँ, इससे ज़्यादा नहीं, ब्योमकेश बोला। ऐसी बात है तो यहीं रहो, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। मुस्कुराकर ब्योमकेश ने कहा, मेरा सामान भी लाना ना भूलना।